चलो, गुड इवनिंग बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एल्काइन का प्रिपरेशन। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे जेम डाइहैलाइड से। जेम डाइहैलाइड अभी अभी मैंने बताया आपको कि हेलोजन होगा एक ही कार्बन पे, इस तरीके का हैलाइड है। मान लीजिए CH Cl2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये है जेम डाइहैलाइड। इससे बनाना है हमको एल्काइन। तो इससे अगर एल्काइन बनाना होता है तो जिंक से रिएक्शन होता है, और जिंक से जब रिएक्शन होता है इसमें, तो जिंक से रिएक्शन करने में इसके दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम लोग। अच्छा, एक मॉलिक्यूल लोगे तो क्या सिचुएशन हो सकती है, और दो मॉलिक्यूल लोगे तो क्या सिचुएशन होगी। मॉलिक्यूल बनना है ZnCl2, जो रिएक्शन से बनेगा वो बनेगा ZnCl2। कैसे बना सकते हैं इससे हम लोग ZnCl2? आप बोलोगे ये काम तो एक ही मॉलिक्यूल से हो जाएगा, 2 Cl मिल जाएंगे, 2 लेने की जरूरत क्या है। 2 लेने की क्या जरूरत है ना। तो इससे नहीं बनेगा, बन ही नहीं पाएगा। नोट कर लिया होगा तुमने पक्का, हटा दो, इससे बनेगा नहीं, विक से ही बनेगा। और अगर Zn यूज करना है तो विक से ही बनाएंगे। CH2Cl CH2Cl और हमने ले लिया जिंक। ठीक है, तो अगर इससे ZnCl2 हटेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। कैसे हटाएं, यहाँ पे हाइड्रोजन हटाने का क्या तरीका है इसमें, इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे हम लोग, और ये रिएक्शन होगा अल्कोहल की प्रेजेंस में। रिएक्शन होता है ये अल्कोहल की प्रेजेंस में, दो मॉलिक्यूल ZnCl2 बन जाता है और दो मॉलिक्यूल बन जाएगा आपका एल्काइन। क्लियर है बात। इसकी जगह पे अगर हम लोग टेट्रा हेलोजन वाला ले लें, जैसे यहाँ पे 2 Cl हो और यहाँ पे भी 2 Cl हो, अगर ऐसा हो टेट्रा हेलोजन वाला हो, तो यहाँ पे भी जिंक अगर लगाओगे अल्कोहल की प्रेजेंस में तो ये रिएक्शन हो जाएगा। ZnCl2 आपका निकल जाएगा, 2 Zn लेने पड़ेंगे और 2 ZnCl2 बन जाएगा, और CH ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, इसको इथाइन बोलते हैं। तो इसका मतलब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हमने इसमें तो हाइड्रोजन भी नहीं हटा, पिछले वाले में हाइड्रोजन हटा था। इसको हम लोग जिंक और अल्कोहल की प्रेजेंस में भी बना सकते हैं। मैम तो इसमें पहला वाला डिफरेंस क्या है? पहले वाले और इसमें डिफरेंस ये है कि ये देखो, ये तो विक डाइहैलाइड ही था, है ना, और ये वाला क्या था, ये टेट्रा हेलोजन वाला है। टेट्रा डाइहैलाइड नहीं, टेट्रा हैलाइड है। ओके मैम। नोट हो गया। ये वाला इंपॉर्टेंट भी है, एक दो बार पूछा है टेट्रा वाला। अब देखो, एक मेथड और है इसका,
उसमें हम लोग क्लोरोफॉर्म लेते हैं और उसकी सिल्वर से रिएक्शन कराते हैं। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हैं सिल्वर से। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करा देंगे सिल्वर से तो बन जाएगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH और AgCl अलग हो जाता है। अगर हम फॉर्मूला लिखें तो क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन कुछ, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। यहाँ पे लेते हैं 6 Ag के एटम्स और एक और CHCl3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तो हम देखते हैं क्या Cl और Ag और ये Cl मिलकर के बना लेगा 6 AgCl और यहाँ पे बन जाता है एसिटाइलिन। सिल्वर बनाता है किसके साथ? सिल्वर क्लोराइड बना लेता है क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म एक कंपाउंड है जिसको अभी तो कम यूज करते हैं, पहले एनेस्थेटिक के फॉर्म में यूज करते थे ऑपरेशंस वगैरह में बेहोश करने के लिए, है ना। अभी कम यूज करते हैं। ये थर्ड मेथड था, नोट हो गया। अब हमने एल्केन में भी पढ़ा था, एल्कीन में भी पढ़ा था एक प्रोसेस जिसको बोलते थे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। उसमें सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लिया जाता था। जब एल्केन हमने बनाया था तो एसिटिक एसिड का ले लिया था सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट। फिर उसके बाद जब हमने एल्कीन बनाया था तो हमने क्या किया था कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया था, सक्सिनिक एसिड का सॉल्ट ले लिया था। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो लेते हैं लेकिन अनसेचुरेटेड ले लेते हैं, मतलब उसमें खुद डबल बॉन्ड होता है। अभी तक हमने जो एसिड लिए थे वो सिंगल बॉन्ड वाले लिए थे, अभी हम कौन सा लेंगे, डबल बॉन्ड वाला। प्रोसेस एकदम सेम है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में के सॉल्ट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लेते हैं क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है और उससे हमको मिल जाएगा एल्काइन। ठीक है, तो कौन सा सॉल्ट लेंगे और प्रोसेस का नाम क्या है? प्रोसेस ये तीनों में आएंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। प्रोसेस का नाम है कोल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इसमें जो सॉल्ट लेंगे वो लेंगे CHCOO के, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा CHCOO के। पोटेशियम सॉल्ट लिया है हमने, ये फ्यूमेरिक एसिड बोला जाता है, CHCOH डबल बॉन्ड CHCOH, इसलिए इसको बोलते हैं पोटेशियम फ्यूमरेट, या बोल सकते हैं पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। इसमें कराएंगे इलेक्ट्रोलिसिस इसके सॉल्यूशन में। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब करेंगे तो आपको पता है ये वाला जो पार्ट होता है, दिस पार्ट, ये बनाता है हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो अब ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। CO2 बनेगी, KOH बनेगा, हाइड्रोजन बनेगी, ये सब बाई प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट क्या होगा? नोट कर लीजिए। अभी एक एक में कम से कम एक एक लेक्चर में आपके एक एक पार्ट में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में 20-20 रिएक्शन तो आएंगे ही आएंगे, है ना। तो आप मान के चलिए, आप अगर काउंट करिएगा देखिएगा, एल्कीन एल्केन में मिला करके आपने 35-40 रिएक्शन लिख लिए होंगे। तो 5-5 रिएक्शन में कहूंगी कि रोज लर्न करना शुरू कीजिए।
अदरवाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये जो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, इसको रिमाइंड कराने के लिए आपको बता रही हूँ, एल्केन को हमने कैसे बनाया था। एल्केन लिया था, CH3COO के 2 मॉलिक्यूल ले लिए थे, इलेक्ट्रोलिसिस करा दी थी। तो ये जो CH3 था, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए हैं, तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन बना लेता था। ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस था किसके लिए? एल्केन बनाने के लिए। फिर इसी प्रोसेस को हमने यूज किया था एल्कीन बनाने के लिए। वहां पे जो कंपाउंड लिया था वो ये लिया था, CH2COO के, यहाँ पे CH2COO के, ये था, सिंगल बॉन्ड था बीच में। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई तो यहाँ पे बन गया था CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन। ये इथेन था, ये क्या बना था? एथीन। और अब हमने डबल बॉन्ड वाले एसिड का सॉल्ट लिया है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड बन गया, इसको बोलते हैं एथाइन, या जनरल नेम बोले तो एसिटाइलीन। ठीक है, तो तीनों का याद रखेंगे। जेई में घूम घूम के कभी इसका कभी उसका कभी उसका पूछते हैं। ज्यादा जो पूछा है उन्होंने एल्केन का पूछा। नोट हो गया? ऑनलाइन? यस। यही आवाज आती है और सब सो रहे हैं। दिल्ली का यही सिस्टम है, एक ही आवाज है, बाकी सबका गला बंद है। देखो अब खुला है किसी का गला। ठीक है, कितने मेथड हो गए? 4 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए। एसिटाइलीन बनाने का लैब मेथड, लैब प्रिपरेशन, लैब मेथड, लैब में किससे बनाएंगे? ऑफ एसिटाइलीन। एसिटाइलीन बनाना है लैब। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं, एक कंपाउंड होता है कैल्शियम कार्बाइड, उसको करा देते हैं हाइड्रोलिसिस, वाटर से रिएक्शन कराते हैं उसका, कैल्शियम कार्बाइड का। तो कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2, कैल्शियम कार्बाइड, CaC2। इसकी रिएक्शन कराते हैं पानी से, तो ये बनाता है CaOH होल ट्वाइस और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलीन बना लेता है। एसिटाइलीन, ठीक है। नोट हो गया? इसी में मान लो हम यहाँ पे हमने लिया था कैल्शियम का कार्बाइड, है ना, तो 2 कार्बन का एल्काइन बनता है। अगर हम लोग ले लें मैग्नीशियम का कार्बाइड, तो मैग्नीशियम के कार्बाइड का फॉर्मूला होता है Mg3C2, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम कार्बाइड। जब मैग्नीशियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, पानी से रिएक्शन कराते हैं, तो हम देखते हैं कि 3 कार्बन का एल्काइन बनता है। यहाँ पे क्या बन जाता है? 3 कार्बन का। मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जैसे यहाँ पे कैल्शियम का बना था।
प्रोपाइन बन जाता है। अगर बैलेंस रिएक्शन लिखें तो यहाँ 4H2O कर देते हैं, और Mg C पे वैलेंसी होती है कितनी, CaC2 है ना, तो C पे हो गई -1 की वैलेंसी, इस पे +2 की हो गई। तो मैग्नीशियम के कार्बाइड का फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी तो कितनी है 2, और कार्बाइड की वैलेंसी अगर -1 है तो ये MgC2 होना चाहिए ना। इसके कार्बाइड का फॉर्मूला अलग क्यों है? अगर इसको Mg2C3 करें, 3 कार्बन जुड़ रहे हैं, 1 2 3, हाँ ऑक्सीजन 4 का है, 8 है ना, ऑक्सीजन 4 है, हाँ हाइड्रोजन 8 है, उधर 2 ही है, तो 2 कर देते हैं ना मैग्नीशियम, ये 2 कर दो, इसकी वैलेंसी नहीं वो हो रही थी, इसके कार्बाइड में इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा फिर, इसलिए CaC2 CaC2 CaC2। अब बैलेंस है देख लो, Mg2C3, मैग्नीशियम के कार्बाइड की वैलेंस वो क्या है Mg2C3, तो मैग्नीशियम कार्बाइड से क्या बन गया प्रोपाइन, और कैल्शियम कार्बाइड से क्या बना था, तो याद आपको कैसे रखना है, ये सब प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, रिएक्शन को दिमाग में कैसे रखना है कि कैल्शियम का कार्बाइड लोगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो इथाइन बनेगा, और मैग्नीशियम का कार्बाइड अगर ले लोगे और हाइड्रोलिसिस कराओगे तो 3 कार्बन का बनेगा प्रोपाइन। ठीक है, नोट हो गया। देखो अब मोर और लेस तो मेथड हो गया। मीथेन का कंट्रोल्ड पार्शियल ऑक्सीडेशन कराते हैं अबाउट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, टेम्परेचर बड़ा हाई है, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं मीथेन का 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और लिखना क्या है कंट्रोल्ड पार्शियल का मतलब पूरा नहीं जलाना है ना, पूरा जला दोगे तब तो आपको पता ही है मीथेन CO2 और वाटर ही बनाएगा ना, कंबशन करा दोगे अगर पूरा, तो यहाँ पे कंट्रोल्ड करना है, तो कंट्रोल में एक तो ये एल्काइन बना लेता है, हाइड्रोजन बनाएगा, और CO2 तो थोड़ी सी तो बनेगी, CO2 नहीं बनेगी, CO2 एक्सेस नहीं रखेंगे, CO बनाएंगे, 3 गैसियस प्रोडक्ट बन रहे हैं। रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या है, 3 गैसियस प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये भी गैस है, ये भी गैस है, देख पा रहे हैं, 5 के 5 क्या है गैसियस। नाम नहीं है, नाम ऊपर डाल लो, कंट्रोल पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, कंट्रोल पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, कंट्रोल का मतलब CO2 नहीं बनने देंगे, ऑक्सीजन इतनी कम रखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। ठीक है, 6 मेथड पढ़ लिए हमने, एक और है शायद लास्ट,
ये शायद एनसीईआरटी लेके आया करो, एक जो भी चैप्टर चल रहा हो कोई एक लेके आया करो, हर्ष आप लेके आया करो। सबके पास एनसीईआरटी है ना? एक मेथड है उसको बोलते हैं बर्थेलोट मेथड, बर्थेलोट, ये शायद एनसीईआरटी में है, मैं इसको बताना नहीं चाहती थी लेकिन बताना पड़ेगा। जो भी चीजें एनसीईआरटी में उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। कार्बन का इलेक्ट्रोड लेंगे, कार्बन के इलेक्ट्रोड लेंगे, कार्बन इलेक्ट्रोड लीजिए, उसको हाइड्रोजन के एटमॉस्फेयर में बहुत हाई टेम्परेचर अराउंड 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पे आप इसमें इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएट करोगे। कार्बन, किसकी आवाज आ रही है ये इतनी? कार्बन का इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन के एटमॉस्फेयर में, उसमें इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस की जा रही है, टेम्परेचर बहुत हाई है 2000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करने पे एल्काइन बनती है। कार्बन का जो इलेक्ट्रोड है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एल्काइन। रिएक्शन, हाँ हम इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क का मतलब बिजली, बिजली जानते हैं ना, बहुत हाई टेम्परेचर पे करंट दिया गया उसमें कार्बन इलेक्ट्रोड में। 2C+ हमको बनाना है C2H2, तो H2 ही ले लो, नॉट 2H2, H2 से काम चल जाए, टेम्परेचर बहुत हाई है। तो कार्बन का इलेक्ट्रोड क्या होगा? मेल्ट होगा, और मेल्ट होके हाइड्रोजन के एटमॉस्फेयर में जलेगा और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एसिटाइलिन बना लेगा। ठीक है, चलो मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो गए एल्काइन के। अब हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पे मूव करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की जब बात की जाती है तो फिजिकल में ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन बनता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इन सब चीजों से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, डेंसिटी वगैरह जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला है C4H10, ठीक है, और एक कंपाउंड है उसका फॉर्मूला है मान लीजिए C24H कुछ, है ना। तो अब आप देखोगे कि जिसमें C4 और हाइड्रोजन उसी के रिस्पेक्ट में होंगे, और जिसमें C24 है तो उसका मोलर मास अपने आप बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल बल्की हो जाएगा। जब मॉलिक्यूल बड़ा हो जाता है, मोलर मास बढ़ जाता है, तो डेंसिटी ऑब्वियसली उसकी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, फिर आपके फिजिक्स वगैरह में आप डेंसिटी हो गया, ये इन सब चीजों के कैलकुलेशन पे जाते हो। यहाँ पे जो केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके कंपैरेटिव वे में, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के लिए आप दो चीजें थोड़ा सा याद रखेंगे। अगर बात की जा रही है बॉइलिंग पॉइंट की, और बात की जा रही है मेल्टिंग पॉइंट की, ठीक है,
तो मेल्टिंग पॉइंट क्यू की बात करते हैं सॉलिड का, और बॉइलिंग पॉइंट किसकी बात करते हैं, लिक्विड की बात करते हैं। बॉयल होगा फिर वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्ट कौन होता है, सॉलिड होता है, ठीक है, फ्यूजन की बात करी जाती है। तो मेल्टिंग पॉइंट में एक चीज याद रखिएगा कि अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, और अगर अनसिमेट्रिकल है तो मेल्टिंग पॉइंट डाउन होगा। अभी समझाती हूँ इसका मतलब। मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, और मॉलिक्यूल अगर अनसिमेट्रिकल है तो मेल्टिंग पॉइंट डाउन, है ना। और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो बॉइलिंग पॉइंट में हमें ध्यान रखना है, एक तो चीज होती है मॉलिक्यूलर वेट की। अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट होगा ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी चीज बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग याद रखते हैं, डाइपोल मोमेंट को भी याद रखो। जैसे मान लो कहीं पे डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा है और कहीं पे कम है, तो जहां पे डाइपोल ज्यादा बनेंगे वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ज्यादा डेवलप होगा मॉलिक्यूल में, तो फोर्स ज्यादा लगेगा। फोर्स ज्यादा लगता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल समझो, नेक्स्ट ईयर हम लोग सॉल्यूशन में भी इसको समझेंगे, मतलब अगली क्लास में। जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें ये कोई लिक्विड है और ये दूसरा कोई कंटेनर है। इसमें मान लो ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें ए सिंगल बॉन्ड ए है, और इसमें ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें बी सिंगल बॉन्ड, इसमें B2 भरा हुआ है और इसमें भरा हुआ है A2, ठीक है, A2 के मॉलिक्यूल है। अब मान लो यहाँ पे A2 के मॉलिक्यूल के बीच में एक A2 का मॉलिक्यूल, दूसरे A2, तीसरा A2, ऐसे इनके बीच में मान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है सपोज 10 डाइन का, ठीक। और यहाँ जो B2 मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो मान लो लग रहा है 0.0000001 डाइन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पे ज्यादा है, इस केस में ज्यादा है, दूसरे वाले केस A2 वाले केस में ज्यादा है, और B2 वाले केस में बहुत कम है। तो बॉइलिंग का क्या मतलब होता है, लिक्विड बॉयल होगा, बॉयल होने के बाद जब बॉयल होने लगेगा तो धीरे धीरे अपनी जो लिक्विड वाली स्टेट है उसको छोड़ करके कहां पे जाएगा, वेपर में जाएगा, ठीक है। वेपर में जाने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि दो लोग, मतलब दो बच्चे हैं मान लीजिए, ठीक है, टाइटली उन्होंने हैंड एक दूसरे के पकड़े हुए हैं, ठीक। अब कोई बाहर से कोई प्रोवोक कर रहा है कि हाथ आप इसका साथ छोड़ दीजिए, हाथ छोड़ दीजिए आप, ठीक है। लेकिन अगर इनके बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा होगा, तो ये हल्की फुल्की बातों से इनका हाथ नहीं छोड़ेंगे, आराम से कोई तगड़ा फोर्स या कोई तगड़ी बात बोलनी पड़ेगी तभी ये हाथ छोड़ेंगे। इनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, ठीक है। फ्रेंडशिप ज्यादा अच्छा होने का मतलब क्या है, बॉन्ड ज्यादा अच्छा है, बॉन्ड ज्यादा अच्छा होने का मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। लेकिन अगर कोई ऐसे दो पर्सन है जो पहले से ही लड़े भिड़े किसी तरीके से, बस ऐसे फॉर्मेलिटी, बस हाथ पकड़े हुए खड़े हैं, अब उनको कोई उधर से कुछ ऐसा स्टिमुलेशन मिल गया तो क्या करेंगे, तुरंत हाथ छोड़ देंगे, तुरंत सेपरेट हो जाएंगे। तो जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है मॉलिक्यूल के बीच में, वो जल्दी से बॉयल होगा, और जल्दी से बॉयल होगा इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो टेम्परेचर पे ही वो बॉयल होने लगेगा।
और ऐसा लिक्विड जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा है, तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जल्दी से बॉयल होगा ही नहीं, जल्दी से अपनी लिक्विड स्टेट को छोड़ के वेपर में जाएगा ही नहीं। ठीक, तो क्या ध्यान रखना है अपने बॉइलिंग पॉइंट में, एक तो मॉलिक्यूलर वेट अगर ज्यादा है तो ये केस बन सकता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, वो बहुत सीधा क्वेश्चन होगा, बनता नहीं है। दूसरा केस है बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जहां पे डाइपोल नहीं बन रहे हैं, डाइपोल मोमेंट 0 है, ठीक है, और कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जहां पे डाइपोल बन रहे हैं, तो डाइपोल में आपको पता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डेवलप होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। जब आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा जो हैवी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, डिग्री जो होती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की होती है, मतलब चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो सबसे हैवी होता है, भारी होता है, ज्यादा होता है। तो अगर डाइपोल बन गए तो चार्जेस बन गए, चार्जेस बन गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई हो गया, और कहीं दूसरा जो जिससे कंपेयर करने को दिया गया उसमें अगर डाइपोल नहीं है तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अपने आप ज्यादा कम हो जाएगा, और जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट वो जल्दी से बॉयल ही नहीं होंगे, साथ ही नहीं छोड़ेंगे, वेपर में जाएंगे ही नहीं, तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे आप लोग, ऑर्गेनिक में कंपेयर कर करके ये चीजें पूछेंगे। ठीक, ऑर्गेनिक में एक चीज और आएगी बार बार, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को जब हम पानी में रखते हैं, एसिटिक एसिड को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल एक एक मॉलिक्यूल दूर दूर रहता है, ठीक। लेकिन जब एसिटिक एसिड को हम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो एसिटिक एसिड में एक स्पेशल फिनोमेना होता है जिसको बोलते हैं डाइमेराइजेशन, एक तरीके की स्पेशल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है ना आपने, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल आकर के हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है, और जब जुड़ जाता है तो अभी तो पहले एसिटिक एसिड का मान लो ये एक मॉलिक्यूल था, ऐसे ऐसे दूर दूर थे मॉलिक्यूल, अब क्या होगा, एसिटिक एसिड के दो दो मॉलिक्यूल एक जगह जुड़ जाएंगे, तो जैसे ही मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि जब एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट सडनली बढ़ जाता है, या उसका मोलर मास जो अगर हम एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करें तो ज्यादा आता है, डबल आता है, जस्ट ऐसे 30 आता है वाटर में, और जब हम बेंजीन में उसका मोलर मास देखते हैं तो डबल आता है, 60 आता है। ऐसा क्या रीजन है, तो रीजन खोजा गया तो बोला गया कि एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, और डाइमर बना लेता है, दो मॉलिक्यूल अटैच होते हैं तो उसको बोलते हैं डाइमर, कई मॉलिक्यूल अटैच होते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीमर, डाइमर बन जाता है, और डाइमर बनते ही बल्कि बल्कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल हो गए, मॉलिक्यूल जैसे ही साइज बढ़ा उसका, जैसे ही उसका मोलर मास बढ़ा, वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट अपने आप क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट में ये चीज याद रखनी है। मेल्टिंग पॉइंट में क्या याद रखना है, मेल्टिंग पॉइंट का रिलेशन होता है सॉलिड से, तो उसमें हम ध्यान रखेंगे कि अभी सॉलिड स्टेट आप पढ़ोगे तो सॉलिड स्टेट में बात की जाती है एक कॉन्सेप्ट की, उसको बोलते हैं पैकिंग। पैकिंग का मतलब है कि जिस भी सॉलिड में, जैसे मैंने एक दिन आपको सिखाया था शायद, कि एक मान लो क्यूबिकल बॉक्स दे दिया गया है ना, और उसमें आपको इतनी बड़ी बड़ी बॉल्स दे दी गई, इतना बड़ा तो क्यूबिकल बॉक्स है और उसमें बहुत बड़े बड़े से बॉल्स दे दिए गए और आपको बोला गया इसमें फिल करो। बॉल्स जो है वो आपके कुछ भी स्क्वीज वगैरह नहीं होते हैं, जैसा शेप है वैसे ही होंगे। तो मान लो आपने इतने बड़े बड़े बॉल दे दिए अगर, और इतना सा ही बॉक्स है, तो आप 3 या 4 मैक्सिमम उसमें कर पाओगे, रख पाओगे, और उसमें आप देखोगे कि बॉल तो स्फेरिकल शेप का है, तो एम्प्टी स्पेस बहुत सारा बचेगा। जैसे पैकिंग की बात समझा रहे हैं आपको, पैकिंग मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड है। मान लो हमारे पास ये क्यूबिकल बॉक्स है ना, अब इसमें हमने बोला कि ऐसा करो हर्ष, इतने बड़े बड़े से बॉल रख दो, 4 5 6 मैक्सिमम रख पाओगे, है ना,
अब अगर हम बोले यही बॉक्स है हमारे पास, सेम बॉक्स है हमारे पास, और हमने बोला हर्ष को कि हर्ष इतने छोटे छोटे से बॉल है हमको रख दो, तो बहुत सारे रख लोगे आप इसके अंदर, अच्छे तरीके से पैकिंग हो जाएगी, है ना, पैक हो जाएगा स्ट्रक्चर, एक दूसरे के बहुत पास पास आ जाएंगे। इतने बड़े बड़े अगर रखते हो तो देखो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस बहुत सारा दिखेगा, ठीक है। तो वो क्रिस्टल जिसमें ये स्पेस बहुत ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल्स ऐसे अटैच होते हैं कि बहुत खाली स्पेस बचा हुआ होता है, उसको अच्छा क्रिस्टल नहीं बोलते, बोलते हैं उसकी पैकिंग अच्छी नहीं है, उसका पैकिंग फ्रैक्शन अच्छा नहीं है। और जब मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट अरेंज नहीं होंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट डाउन होगा। और जितना आप उस बॉक्स में छोटे छोटे अगर फिल करते हो तो छोटे छोटे एक दूसरे के बहुत पास पास आ जाएंगे, तो छोटे छोटे अगर आप फिल करोगे तो मॉलिक्यूल में एम्प्टी स्पेस बहुत कम होगा। इसके कंपैरिजन में यहाँ पे एम्प्टी स्पेस बहुत कम होगा। अभी मैंने पूरे में फिल नहीं किया इसलिए आपको यहाँ खाली दिख रहा है, अगर सबको फिल कर देंगे तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस ज्यादा आपको मिलेगा, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस कम मिलेगा, यानी कि मॉलिक्यूल यहाँ पे बहुत अच्छे पैक हो गए हैं, एक दूसरे में पैक्ड हैं बिल्कुल। और जब पैकिंग अच्छी होगी तो मेल्टिंग पॉइंट अपने आप हाई हो जाएगा, ठीक। अब बात जो मुद्दे की बात थी वो क्या थी कि मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल है, मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल है तो पैकिंग अच्छी होगी और मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो पैकिंग अच्छी नहीं होगी। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब समझ लो, जैसे यहाँ सर्कल रख रहे थे, यहाँ सर्कल रख रहे थे, यहाँ सर्कल रख रहे थे, है ना। अब क्या करो, ये 3 सर्कल दे दिए, है ना, 3-4 सर्कल दे, 3-4 आपको स्फेयर दे दिए गए, और आपको 4-5 इतने ही बड़े बड़े क्यूब दे दिए गए। अब बोला गया 2 स्ट्रक्चर्स को रखिए इसमें, ठीक है। तो 2 स्ट्रक्चर को रखोगे ना तो आप क्या देख पाओगे कि मान लो 2 ये रख पाए और एक, क्योंकि किसी को भी आपको प्रेस नहीं करना है, किसी को भी स्क्वीज नहीं करना, दबाना नहीं है, स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहना चाहिए, मॉलिक्यूल जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे जब आप दूसरा स्ट्रक्चर रखोगे तो उसमें पैकिंग और भी बेकार हो जाएगी। जैसे यहाँ आप स्फीयर स्फीयर रख रहे थे तो पैकिंग अच्छी है, पर अब इसी में बोल दो कोई, हम ये इतना बड़ा सा कोई बॉक्स रख देंगे जिसका शेप अलग है, इसके शेप से मैच नहीं करता, अलग शेप है, तो पैकिंग गंदी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, मतलब उतना अच्छा पैकिंग आप नहीं कर पाओगे। तो जब एक ही तरीके के मॉलिक्यूल हैं तो बोलते क्या है, जब ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो आपस में अच्छे तरीके से फिक्स हो जा रहे हैं तो सिमेट्रिकल बोलेंगे। और जब मॉलिक्यूल एक दूसरे में अच्छे से फिक्स नहीं हो पाएंगे, ये छोटा है ये बहुत बड़ा है, फिक्सिंग नहीं हो पाएगी, या यहाँ पे ये स्फेरिकल है और हमने इसमें और क्या फिक्स कर दिया, क्यूबॉइड फिक्स कर दिया, क्यूब फिक्स कर दिया, तो दोनों के शेप में सिमेट्री चेंज हो जाएगी। जब सिमेट्री चेंज होती है तो पैकिंग उतनी अच्छी नहीं होती, और जब पैकिंग अच्छी नहीं होगी तो मेल्टिंग पॉइंट डाउन, ठीक, और पैकिंग अच्छी तो मेल्टिंग पॉइंट हाई, ठीक। तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल समझ गए। जैसे आपको एल्कीन में एक समझाया जाता है, एल्कीन की अगर बात करो तो एल्कीन में आपको एक सिस एल्कीन समझाया था और एक ट्रांस एल्कीन समझाया था, याद है। डायगोनल पे अगर सेम ग्रुप है तो कौन सा होता है, ट्रांस, और अगर डायगोनल पे डिफरेंट ग्रुप है तो, डायगोनल पे डिफरेंट ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, डायगोनल पे डिफरेंट ग्रुप है तो हो जाएगा सिस, ठीक है। सिस और ट्रांस में ट्रांस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा कम होता है या जीरो होता है, कई बार इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो ट्रांस का, लेकिन सिस में डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है, नॉट जीरो। सिस में डाइपोल मोमेंट होता है,
यानी कि जो चार्ज है वो सिग्निफिकेंटली काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होगा तो इसका सिस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। डाइपोल मोमेंट कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम। तो अगर हम बोले कि बीपी अगर बोले तो किसका ज्यादा होगा, बीपी अगर बोले तो इसमें डाइपोल मोमेंट है तो इसका सिस का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इस मॉलिक्यूल को देखो, इधर की तरफ ऊपर की तरफ दो बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं और नीचे की तरफ छोटे छोटे। इसको अगर देखो तो यहाँ पे एक ऊपर बड़ा ग्रुप, एक छोटा ग्रुप, फिर नीचे एक बड़ा ग्रुप और एक छोटा ग्रुप। तो ये कुछ सिमेट्रिकल सा दिख रहा है, अगर देखें तो कुछ सिमेट्रिकल दिख रहा है, आधा पार्ट और ये वाला पार्ट सिमेट्रिकल सा दिख रहा है। और इसको अगर देखो तो ये अनसिमेट्रिकल दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इधर बड़े बड़े ग्रुप हो गए और नीचे की तरफ क्या हो गए, छोटे छोटे ग्रुप हो गए। तो ये अनसिमेट्रिक नहीं, ऐसे देखना है डबल बॉन्ड में, ऐसे देखना। तो ये अनसिमेट्रिकल सा दिख रहा है और ये कैसा दिख रहा है आपको, सिमेट्रिकल सा। तो यहाँ पे सिमेट्री क्या हो गई, ज्यादा हो गई। और आपको बताया जहां पे सिमेट्री ज्यादा वहां पे मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। ये मॉलिक्यूल का जब क्रिस्टल बनेगा तो वो अच्छे तरीके से फिक्स होगा, लेकिन इस मॉलिक्यूल का जब क्रिस्टल बनेगा तो अच्छे तरीके से फिक्सिंग नहीं हो पाएगी। इधर पे CH3 इधर पे HH, अब इसके बगल में अगर CH3 आएगा तो अच्छे से फिक्स नहीं हो पाएगा। यहाँ पे CH3H का कॉम्बिनेशन है, अगर फिक्सिंग होनी है तो ऐसा मॉलिक्यूल आ जाएगा जो यहाँ पे H आ जाए, यहाँ पे CH3 आ जाए, ऊपर से नीचे से अगर अटैच होना है यहाँ CH3 आ जाए, यहाँ H आ जाए, दूसरा जो तीसरा मॉलिक्यूल नीचे आएगा। लेफ्ट राइट में भी ऐसे ही बैलेंसिंग हो जाएगी। तो ट्रांस में क्या होता है, सिमेट्री ज्यादा होती है। सिमेट्री अगर ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ट्रांस का ज्यादा होगा, सिस का। याद रख लेंगे ये बात। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किससे रिलेटेड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट में सिमेट्री देखनी होती है, बॉइलिंग पॉइंट में हमें देखना होता है चार्जेस के बारे में, डाइपोल मोमेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर वेट, इन सब चीजों पे हम ध्यान देते हैं। अभी जेईई मेंस में रिसेंटली ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन पहले छोट मतलब जैसे अभी तक जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे या तो बॉइलिंग पूछते हैं या मेल्टिंग पूछते हैं। अब इन्होंने कॉम्बिनेशन बना करके एक मॉलिक्यूल को ए लिख दिया था, एक को बी लिख दिया था, 4 ऑप्शन बना दिए थे, उसमें एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, एक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, ऐसे करके 4 कॉम्बिनेशन बना लिए थे। तो याद रख लेंगे आप किसका मेल्टिंग ज्यादा, किसका बॉइलिंग ज्यादा। और अगर रीजन याद रहेगा तो मॉलिक्यूल चेंज भी किया जाए तो आप आंसर कर सकते। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग एक और कॉन्सेप्ट है कि आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है खूब। एक क्वेश्चन जीओसी से एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा, एक क्वेश्चन जीओसी से बेसिक स्ट्रेंथ का होगा पेपर में। एडवांस में भी आता है, मेंस में भी आता है, दोनों में आता है, बोर्ड में भी आता है, ठीक है। 12th में भी ऑर्गेनिक है, बोर्ड में भी आता है, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। तो अभी एल्कीन, एल्काइन और एल्केन हमने पढ़ा है, तो उसमें थोड़ा सा याद रख लेते हैं कि जैसे मान लो एल्काइन है, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। अगर आपको 3 ग्रुप दिए, 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, एक एल्काइन है, दूसरा एल्कीन है और तीसरा एल्कीन है, ठीक है। जैसे मान लो आपको ये दे रखा है CH, हाँ अच्छा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे है मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है।
यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में, कार्बन पे अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, डबल बॉन्ड अगर है तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो sp3। ठीक, तो कुछ बातें याद रखिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ sp कार्बन की सबसे ज्यादा होती है। एसिडिक अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो तीनों कंपाउंड हैं, इन तीनों कंपाउंड में किस कंपाउंड का हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तो आप क्या बताओगे? एल्काइन की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर एल्कीन की, फिर एल्केन की। अगर हाइब्रिडाइजेशन के टर्म्स में याद रखना है आप तो ऐसे याद रखिए कि sp कार्बन की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, sp2 की उससे कम और sp3 की सबसे कम। मतलब हाइड्रोजन को तेजी से कौन निकालेगा? एल्काइन, उससे कम स्पीड से एल्कीन और सबसे कम स्पीड से इन तीनों में याद रख लेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ आपसे पूछी जाए तो, अगर ये तीन दिए हैं तो परसेंटेज एस कैरेक्टर तो सबको पता ही है। sp में कितना होता है? 50%। sp2 में कितना होता है? परसेंटेज एस कैरेक्टर 33.33। और इसमें कितना हो जाएगा? 20। p पूछ लें तो 100 में से माइनस कर दो, है ना। आपसे पूछा जाए sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, उसमें परसेंटेज s कैरेक्टर एंड परसेंटेज p कैरेक्टर आर इक्वल, स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? बताइए। sp हाइब्रिडाइज कार्बन है percentage s character is 50% and percentage p character is 50%, statement is correct और incorrect? करेक्ट हो जाएगा ना। तो असर्शन रीजन में भी इस तरीके की चीजें कंपेयर करके पूछी जाती है। आपने एक लाइन ये याद की, एसिडिक स्ट्रेंथ, परसेंटेज एस कैरेक्टर, और आप इस पे आपसे 10 सवाल बनाए जा सकते हैं घुमा घुमा के। ठीक है। अब देखो एक चीज और, अभी हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था ना। हर्ष क्या कर रहे हो? इक्विलिब्रियम पढ़ा था ना। तो इक्विलिब्रियम में हमने बात करी थी एसिड के लिए के की, एसिड के लिए के की बात करी थी, है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और बेस के लिए हमने बात की थी केबी की, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो अगर के ज्यादा होता है तो वो अच्छा एसिड होता है, मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी होती है। तो अगर यहाँ पे के की बात करो तो के किसका ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा के ऑफ एल्काइन सबसे ज्यादा हो जाएगा, के ऑफ एल्कीन उससे कम होगा अगर निकाला जाए तो, और के ऑफ एल्केन सबसे कम होगा तीनों। आप नीचे लिख लीजिए, ऊपर जगह थी मैंने ऊपर लिख दिया। वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, बुक्स में वैल्यू भी दी रहती है, बट वैल्यू की जरूरत नहीं है, काम अपना बन जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, ये तो जनरल बात हो गई, केमिकल रिएक्शन। एक दो केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन। सबसे पहला रिएक्शन कर रहे हैं जो प्रूफ करता है कि एल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन होता है, एल्काइन एसिडिक कैरेक्टर का होता है ना।
तो ये पहला रिएक्शन क्या है, प्रूफ ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इन एल्काइन। एल्काइन का हाइड्रोजन एसिडिक है, इसको प्रूफ करने के लिए रिएक्शन। तो आपको मालूम है कि अगर कोई चीज एसिड है तो वो बेस से रिएक्ट करके क्या बनाएगी, सॉल्ट बनाएगी, है ना। एसिड अगर है तो बेस से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट बना लेगा, ठीक है। या अगर हम लोग सोडियम से रिएक्शन करा दें, पोटेशियम से रिएक्शन करा दें, सोडियम पोटेशियम ये सब होते हैं एल्कली मेटल, मतलब बेसिक मेटल होते हैं। जैसे एक रिएक्शन हम लोग किस में पढ़ते हैं, उसमें 10th में पढ़ते हो, जिंक ले लिया जैसे हमने, है ना, जिंक की रिएक्शन करा दी एसिड से, तो जिंक मेटल होता है। और मेटलिक क्या, पीछे क्या लिखा हुआ है जहां आप देख रहे थे, जिंक मेटल होता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता है, मेटेलिक जो चीजें होती हैं वो बेसिक नेचर की होती है, तो इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक। तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बना लेता है ZnCl2 सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि एल्काइन है एसिडिक, इसका मतलब अगर इसकी रिएक्शन सोडियम वगैरह से करा दो तो क्या बना लेगा, ये सॉल्ट बना लेगा और हाइड्रोजन रिलीज करना चाहिए इसको, ये होना चाहिए। तो देखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन अगर सोडियम से करा दें हम तो ये सोडियम इसके साथ H के जगह पे आ जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज, और जो कंपाउंड बनता है वो बनता है इसमें बॉन्डिंग कुछ अलग तरीके की दिखाई गई है, देखिए आयनिक और कोवलेंट दोनों बॉन्डिंग दिखाई गई, सॉल्ट है ये बेसिकली, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बगल में Na लिख दो, बॉन्ड मत दिखाओ, बस Na। कहाँ बहुत हुए, सोडियम एसिटाइलाइड बोलते हैं इसको, एसिटाई, या कुछ लोग एसिटिलाइड भी प्रोनाउंस करते हैं, एसिटाइलाइड या एसिटिलाइड। लास्ट स्लाइड पे जाएं, हो गया, यस सर। ठीक है। सोडियम से कराए तो भी यही रिएक्शन हो रहा है, और अगर NaNH2 ले लें, इसको ये भी बेसिक होता है, सोडामाइड बोलते हैं, इससे करा दें तो भी ये हाइड्रोजन क्या करता है, एक हाइड्रोजन यहां से निकाल लेगा, यहाँ पे आ जाएगा सोडियम और NH3L। इम्पोर्टेंट करा दें पहले, एडिशन तो आप कर ही चुके हो, एल्कीन में सिस एल्कीन ट्रांस एल्कीन भी बना चुके हो एल्कीन वाले में। ज्यादा तो हो गए हैं आपके इसमें, चलो एक इम्पॉर्टेंट एक रिएक्शन और करो, एसिटाइलिन ले लें
रिएक्शन का नाम है पॉलीमेराइजेशन। एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, 3 मोल्स लेते हैं। रेड हॉट कॉपर और आयरन ट्यूब भी ले सकते हैं, ये ले लें। इसमें अगर इसको गर्म कर दें 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ये एसिटाइलिन जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन। एसिटाइलिन से क्या बन जाता है? बेंजीन। पिछली बार एडवांस में पूछा है इन्होंने। ठीक है, दो कार्बन का लिया था, अब 3 कार्बन का ले लो। यही सेम रिएक्शन करना है। दो कार्बन के 3 मोल लिए थे तो 6 कार्बन का कंपाउंड बन गया था। देख पा रहे हैं कार्बन की कैलकुलेशन? अब कितना ले लिया? 3 कार्बन का ले लिया और 3 मोल्स ही लिए, मतलब 3 कार्बन और एडिशनल ले लिए हमने, 9 कार्बन ले लिए। तो 6 कार्बन से तो बनेगी बेंजीन रिंग और 3 कार्बन CH3 के फॉर्मेट में उसके ऊपर अटैच हो जाएंगे। लिख लीजिए। ठीक है, ये कंपाउंड था बेंजीन। इस कंपाउंड को बोलते हैं, स्पेशल नाम होता है मेसिटाइलिन। मेसिटाइलिन जनरल नेम है ये। वैसे तो ट्राई मिथाइल बेंजीन लिखोगे ना, मिथाइल की पोजीशन लिख के। क्लियर है? ओजोनोलिसिस सिखाया है आपको करना, ओजोनोलिसिस कर दो, एक रिएक्शन और हो जाए, बस खत्म क्लास आपकी आज। ओजोनोलिसिस सबको सिखाया है ना, सबको आता है ना ओजोनोलिसिस करना? हाँ करिए। एसिटाइलिन की अब कर रहे हैं ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव वाली कर रहे हैं, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन। ओजोनोलिसिस करना सबको सिखाया है तो करिए जरा। किसकी करनी है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओजोनोलिसिस का प्रोसेस सबको आता है तो थोड़ा बताइए। ट्रिपल बॉन्ड वाला ही तो कंपाउंड है। नहीं, एक ही बात क्यों है? थोड़ी सी बात अलग होगी, जुड़ेगा तो वैसे ही, पहले जोड़ेंगे तो वैसे ही। इसमें CCl4 भी लेना पड़ता है, CCl4 सॉल्वेंट की तरह काम। देखो ध्यान से देखो, देख लो मैं बता देती हूँ। जैसे जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता था और हम ओजोनोलिसिस करते थे तो हम प्रोडक्ट कैसे लिखते थे? CH2 CH2, यहाँ पे O, यहाँ पे O, इधर पे ओजोनाइड बना देते थे। डबल बॉन्ड गायब हो जाता था। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड तो गायब होंगे, 1 बॉन्ड बना रहेगा। तो मॉलिक्यूल कैसे जुड़ेगा? देखिए, CH सिंगल बॉन्ड CH रहेगा, यहाँ पे O, यहाँ पे O, इधर पे, ये बन गया ओजोनाइट। अब ये जिंक और H2O ये भी तो रिएक्ट करेगा। तो जब ये H2O यहाँ पे रिएक्ट करता है तो एल्कीन के केस में तो हम यहाँ से तोड़ देते थे, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये। इस केस में ऐसा नहीं होता। इस केस में
ये तो टूटता है, ये तो हटता है, ठीक है, और यहां से भी ब्रेक होगा, लेकिन ये बॉन्ड वैसा का वैसा ही बना रहता है, मतलब ये भी हट जाएगा और यहां से ब्रेकिंग होगी, बट ये बॉन्ड ऐसे का ऐसे रहेगा, मतलब मॉलिक्यूल बनेगा क्या, CH4 सिंगल बॉन्ड CH, ग्लाइऑक्सल बोलते हैं। बात क्लियर है? ओजोनाइड बनाते समय भी ध्यान रखना है, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, और वो सिंगल बॉन्ड प्रोडक्ट में भी रहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आज की क्लास होती है आपकी